पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज दोस्ती के नाम। पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करना चाह रहा है, क्यों? ये जब मैंने सवाल पूछा तो ऑब्वियसली मेरा पहला पिट स्टॉप गूगल होता है। मैं गूगल गया और मैंने पहले इंडिया डाला और फिर पाकिस्तान डाला। क्या हुआ आपके सामने है। इंडिया डाला तो समझ आया कि आज 14 जुलाई को इंडिया एक मिशन भेज रहा है, स्पेस खलाई मिशन भेज रहा है, स्पेस मिशन चांद पे। इस मिशन का नाम है चांद्रयान 3। ये पहली मिशन नहीं है, पहले भी भेज चुका है, ये थर्ड मिशन है चांद के लिए। अब फिर खबर आई कि फ्रांस से इंडिया नए जेट्स, नए सबमरीन्स ले रहा है। हाँ ठीक है, ये भी खबरें आई कि इंडिया में फ्लड्स हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, वुमेन्स राइट्स अब्यूज हो रहे हैं। मगर अगेन जो डोमिनेट जो करने वाली जो हेडलाइन थी पूरी दुनिया में, बल्कि शायद दुनिया के सबसे मोतबर, सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी कि अगर if the robotic lander and rover aboard Chandrayaan 3 succeeds in landing intact, that will be an accomplishment that no country other than China has pulled off this century. Adding to the national pride India takes in its homegrown space program. दुनिया के सबसे मशहूर अखबार ने कहा कि इंडिया ने अगर ये लैंड कर गया, जहाज इंटैक्ट लैंड कर गया, तो चीन के बाद इंडिया दूसरा मुल्क होगा इस सदी का जिसने ये काम किया होगा। ये थी इंडिया की गूगल। फिर थी पाकिस्तान की गूगल। पाकिस्तान की ऑब्वियसली गूगल में एज यूजुअल इमरान खान, द डार्लिंग ऑफ द इंटरनेट, ऑलवेज ऑन टॉप। खान साहब का नया मौकिफ जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, टॉप स्टोरी है गूगल पे। वो कहते हैं कि पीटीआई को बंद कर दो, दफन कर दो, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। जिस बंदे ने थोड़ी बहुत इमरान खान की आधी पौनी भी, उन्होंने 4 बायोग्राफीज लिखी हैं, एक भी पढ़ी हो, आधी भी पढ़ी हो, उन्हें समझ आ जाएगी कि ये बंदा कभी नहीं रुकेगा। ये पठान है, ये कप्तान है, इसने नहीं रुकना। मगर एनीवेज गूगल एग्रीज एज वेल। इसके बाद वही शहबाज शरीफ के शोले कि जी मैं 14 अगस्त तक अपना हुकूमत जो है वो हवाले कर दूंगा, चाबी वापस दे दूंगा जो मैंने जब से कब्जा की हुई है केयर टेकर्स को। फिर इक्का दुक्का कोई प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, हमने चाइना का एक और प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बलूचिस्तान में लड़ाई वगैरह वगैरह जो हो रही है, फौज की शहादतें हो रही हैं। फिर इसके अलावा लोन्स लोन्स लोन्स, आईएमएफ आईएमएफ आईएमएफ। मगर मेरे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी कि पाकिस्तान ने अपनी जो एम्बेसी है, मशहूर जमाना 1940s-50 से ये बिल्डिंग पाकिस्तान की कस्टडी में है, आर स्ट्रीट पे वॉशिंगटन में, अमेरिका में, वो बेच डाली है। ये बिल्डिंग जो है, इस पे खास मैं रिपोर्ट करूंगा, ये क्यों बेची, क्या करप्शन हुई, किधर पैसे लगे, क्या हुआ। डिस्पाइट सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए डाले हैं आपने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, फिर भी आपसे बिल्डिंग की मुरम्मत नहीं हुई। और जो लोकल वॉशिंगटन वाले थे वो थ्रेटन कर रहे थे कि नीलाम कर देंगे बिल्डिंग अगर आपने नहीं बेची, आपको बेचनी पड़ी। सवाल ये नहीं था कि आप बिल्डिंग क्यों बेच रहे हैं, वो एक हम अगले व्लॉग में करेंगे। सवाल ये था आप हिंदुस्तान से दोस्ती क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, काय को करना चाह रहे हैं। अगेन अगर गूगल पे जाएं तो समझ आती है कि हिंदुस्तानी जो हैं, द इंडियंस आर सेंडिंग मिशंस टू द मून एंड यू आर गोइंग टू द ऑक्शन। मतलब कि वो चांद पे लोग भेज रहे हैं और आप एम्बेसी बेच रहे हैं। ये फर्क है। हिंदुस्तान बहुत आगे हर फील्ड में निकल गया है, मगर फिर भी आज एक एस्टैब्लिशमेंट में एक कोर्स करेक्शन नजर आ रहा है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वैसे तो बहुत बिजी रहती है और काम करने में, मगर साथ साथ अगर आप उसकी सियासी हरकतों को साइड पे रखें तो कुछ पिछले महीनों में नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट, और पिछले दिनों में, बल्कि पिछले 24-48 घंटों में नजर आता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया को एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश कर रही है। ये हर साल, हर कुछ साल, हर चंद साल में ये होता है। कुछ हर 5-6 साल बाद जो पाकिस्तानी हैं वो हाथ बढ़ाते हैं और इंडियंस हाथ कभी थामते हैं, कभी नहीं थामते। मगर जब भी थामते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हड्डा, कुछ पंगा होता है। मुलाहिजा कीजिए 1998 में नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर बुलाया, लाहौर डिक्लेरेशन हुई, और फिर अगले साल मुशर्रफ साहब और उनके जनरल्स ने कारगिल कर डाला। 2000s में जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था, उन्होंने फिर खुद
वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब से दोस्ती करने की कोशिश की, आगरा ये वो सब लंबे चौड़े, ताजमहल के सामने तस्वीरें। फिर जब कश्मीर सॉर्ट होने वाला था, ये इतना लंबा प्रोसेस इतने सालों के लिए, इतने सालों बाद खत्म होने वाला था, तो फिर उन्हीं की फौज ने उनके खिलाफ कू करके उनका पहले उनकी उनका यूनिफॉर्म उतरवाया और फिर उनकी शेरवानी उतरवा दी और फिर उन्हें जिला वतन कर दिया। फिर 2008 में जब जरदारी साहब आए तो फिर पहली चीज उन्होंने आके बोली that was the silliest thing. Asif Zardari is not a silly man, but the silliest thing he may have said on record, इसके ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे होना चाहिए। इसकी जो कीमत है वो आज तक अदा कर रहे हैं स्टेटमेंट की, मगर एक और स्टेटमेंट की, उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी कीमत पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अदा की। उन्होंने आते एक तो ये बेवकूफी की कि डिक्लेयर किया कि ISI को रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हम तैयार हैं कश्मीर को बैक बर्नर पे रखने के लिए। ये जब उन्होंने बोला, 2 महीने बाद क्या हुआ, मुंबई के अटैक्स हो गए। वो दिन है आज का दिन है। थिंग्स हैवंट बीन द सेम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर 2014 में आसिफ जरदारी घर चला गया खा खू के, नवाज शरीफ फिर से आ गया। 2014 में पहले नवाज शरीफ दिल्ली गया मोदी की इनॉग्रेशन पे शॉल वॉल लेके, फिर मोदी साहब आए। नवाज शरीफ साहब की बर्थडे शर्दे पे किसी दोस्त वोस्त की शादी थी या किसी रिश्तेदार की शादी थी। 2 थियरीज हैं कि नवाज की बर्थडे भी थी और शादी भी थी, दोनों पे मोदी ने कहा एक ही साथ झटका अपना अटेंड करता हूं। मोदी लाहौर आया, रायविंड आया और बड़ा जी बहुत बड़ा थॉ हो रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पठानकोट अटैक हो गया मकबूजा कश्मीर में। फिर 2021 में जनरल बाजवा, द वन एंड ओनली, द इनफेमस जनरल बाजवा ने कुछ अच्छा काम कर दिखाया। इंडियंस के साथ बैक चैनल टॉक्स की। एक बड़ा मशहूर आर्मर्ड कोर का जनरल है, उसे भेजा, कभी उस पर रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि कैसे इंडियंस के साथ कैसे किन शहरों में, किन खुफिया होटल रूम्स में वो टॉक्स हुई अजय दोवल और उसकी टीम्स के साथ। उस पर कभी और शो करेंगे, आज वक्त नहीं है। मगर एनीवेज, जनरल बाजवा ने बैक चैनल टॉक्स की, सीज फायर किया। अजय दोवल जो कह रहा था कि मैं बलूचिस्तान को अलग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अजय दोवल को कंट्रोल किया, सीज फायर हो गया। और फिर जब वो समरी गई इमरान खान कॉमर्स मिनिस्टर के सामने, तो इमरान खान कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा ओके डन, ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ। मगर जब वो समरी गई इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा नो वे। किसने? इमरान खान जैसे बंदे का हाथ रोका, हमें नहीं पता। हमने जब पूछा इमरान खान से 2-3 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। सो एनीवेज, ये जब भी होता है कि पाकिस्तान कुछ कोशिश करता है तो उधर से फिर या इंडिया से कुछ हो जाता है, यूजुअली पाकिस्तान से ही कुछ होता है। अब रीसेंट रिपोर्ट्स, ये तो पुराना, ये जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है, इसलिए दोनों बात नहीं कर सकते। मगर रीसेंट पिछले 24-48 घंटे में कुछ रिपोर्ट्स निकली हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान का थॉ है। ये बाकी ये थॉ मतलब कि जो बर्फ है उसे पिघलने की कोशिश पाकिस्तान फूंके मार रहा है कि बर्फ जो है वो पिघले। ये बाय द वे पिछले 24-48 घंटे से नहीं हो रहा, ये मोदी जी के अमेरिका आने से पहले से ये हो रहा है। हिना रबानी खर नंबर 2 डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। उन्होंने पॉलिटिको, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा पॉलिटिकल जरीदा है वॉशिंगटन का, उसको एक इंटरव्यू दिया। ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देती हिना रबानी खर, बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंटरव्यूज देती हैं इनके। अगर आप जाके गूगल करें तो बड़े इंपॉर्टेंट वेन्यूज पे, बड़ी सिलेक्टेड जगहों पे इंटरव्यूज देती हैं। इन्होंने मोदी के 4-5 दिन आने से पहले इन्होंने पॉलिटिको में कहा कि पाकिस्तान ट्रेड के लिए तैयार है, मगर मोदी पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं है। वो ये है, वो है, हिंदू, राइट विंग, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिनों पहले पहला ऑलिव ब्रांच था, ये पहला थॉ का आप कह सकते हैं पत्ता खेला पाकिस्तान ने। और अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान की फौज के जो स्पोक्स पर्सन, तो मैं नहीं कहूंगा, मगर जो लोग इस एस्टैब्लिशमेंट का साथ देते हैं, नजर रखते हैं, कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट का जो पर्सपेक्टिव है सामने देते हैं, एक एजुकेटेड तरीके से देखते हैं। कुछ तो फौज के कुछ जाहिल जो जर्नल स्पोक्स पर्सन हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे जर्नल हैं, कुछ जाहिल जर्नल हैं। कुछ जाहिल जर्नल स्पोक्स पर्सन है वो तो शुक्र है वो चुप हो गए हैं आजकल, क्योंकि उनकी जगह वैसे ही नहीं बनती। मगर कुछ बहुत पढ़े लिखे जर्नल स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ एडमिरल्स हैं, कुछ एयर मार्शल्स हैं। उनमें से एक जो हैं
वो AVM शहजाद चौधरी साहब हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, बहुत सारी इफ्स एंड बट्स के साथ। इस आर्टिकल का मुद्दा मोटा मोटा ये है कि वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान फिर से एंगेजमेंट करें। हाँ, उन्होंने एकदम बिल्कुल लेट नहीं गए। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एरोगेंस है और इमेजिन सुपीरियोरिटी है, उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको साइड पे हटाना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान के लिए भी वक्त आ गया है कि वो भी अपने जो मसले मसाइल हैं उनको साइड पे हटाए और कश्मीर का जो नैरेटिव है रिफ्रेम करके आगे चले। साउथ एशिया डिजर्व्स बेटर, ये कहते हैं एक ऐसे इंसान जो सालों से बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं रोल एस्टैब्लिशमेंट की। कुछ चीजों से वो अग्री करते हैं, कुछ से डिसएग्री करते हैं, मगर इस पर्टिकुलर बिट से जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है, शहजाद चौधरी की जो आवाज है वो एक जरूरी आवाज है, एक इंपॉर्टेंट आवाज है। तो ये ट्रिब्यून में छपा है। ये ऑब्वियसली इसे सिग्नलिंग कहते हैं। जब सीनियर अफसर लिखने लग जाएं कि भाई वक्त आ गया है, अब बहुत मोदी जी बहुत हो गई, तो दिस इज कॉल्ड सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ एक और सिग्नलिंग इंटरनेशनल मीडिया में भी हुई है। पिछले 24 घंटों में एक और आर्टिकल छपा है, डिप्लोमैट एक ऑनलाइन पब्लिकेशन है। दो इस्लामाबाद के थिंक टैंक के रिसर्च एनालिस्ट हैं। इन दोनों ने पाकिस्तान में बाय द वे ज्यादातर इस्लामाबाद में जो थिंक टैंक्स हैं वो ISI एफिलिएटेड हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एनालिस्ट हैं ये ISI एफिलिएटेड हैं, मगर हम बता सकते हैं आपको कि एक एयर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं जो एयरफोर्स चलाती है, और एक NDU के ग्रेजुएट हैं जो फौज चलाती है। और ये जो काम करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक विजन का जो थिंक टैंक है उधर काम करते हैं, जो एफिलिएटेड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ISI के फौज के अफसरान काम करते हैं। तो इन्होंने भी आर्टिकल ऐसा ही लिखा है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, और इंडिया जो आर्म्स रेस कर रहा है, इंडिया को बहुत सारे नए वेपन्स, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी मिली है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान को कन्वेंशनल जो है थ्रेट्स जो हैं उनका मुकाबला करना चाहिए, साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करने चाहिए, अमेरिका को जरा हौला हाथ रखना चाहिए। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने अपने साबिक जर्नैलों और अपने हाजिर सर्विस जो उसके एनालिस्ट हैं उनसे कहलवाना शुरू कर दिया है कि इंडिया यार, मेरी जान, बेबी डॉल, लेट्स टॉक, लेट्स रॉक एंड रोल, प्यार मोहब्बत का वक्त शुरू हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? पाक फौज एक हिंदुस्तानी फौज से क्यों बात करना चाह रही है? द ट्रूथ इज, सच में वजन होता है, सच कड़वा भी होता है, कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। हार्डवेयर और मैन पावर, जो इनके पास जो वेपन हैं, जो इनके पास जो लोग हैं, उस पर तो मैं कभी और शो करूंगा, आपको कंपैरिजन करके दूंगा कि वो एक अलग शो होगा, बहुत लंबा शो होगा। मगर हम पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं आज, दिस इज द लेटेस्ट। तो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो नजर आ जाता है कि इन दोनों फौजों में, इन दोनों अफवाज में फर्क क्या है। एक तो आपकी माशाल्लाह से प्रेस रिलीज हुई है जिसमें आपने बेसिकली कहा है ISPR जागा है। जब ISPR PTI को चपेड़े नहीं मारा होता और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में पाकिस्तानी सिविलियंस को के केस नहीं कर रहा होता, तो फिर वो एक ऐसी प्रेस रिलीज लिखता है जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, जिसकी जो हेडलाइन है वो प्रेस रिलीज की बॉडी से ज्यादा बड़ी है। और ये आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि जी हमारे फलाने बंदे शहीद हो गए, तो हमने फलानी फलानी जगह सुई में और फलानी फलानी जगह जोब में, तो हमने फलाने फलाने लोगों के लिए, फलाने फलाने जवानों के लिए फलाने वक्त पे नमाज जनाजा पढ़ी। दुनिया की पांचवी बड़ी फौज ने ये जरूरी नहीं समझा कि दुनिया के पांचवें बड़े मुल्क के 250 मिलियन लोगों को बताए कि ये कौन थे जिन्होंने अटैक किया था, क्यों अटैक किया था, एग्जैक्टली कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, किधर से ये आए, कौन से बॉर्डर से आए, अंदर से आए, बाहर से आए, क्या हथियार थे, मोडस ऑपरेंडे क्या था, अगले फॉलो अप क्या हो रहा है, नथिंग। ISPR के पास ये वक्त नहीं है, मगर हमारे पास वक्त है। तो अगर आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सवालों में, ये कौमी सलामती के, नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट अमूर हैं, तो आप हमारा पिछला वाला जो कल हमने व्लॉग किया है जरूर देखिएगा। मीनवाइल हमने क्योंकि हम बहुत फारिग हैं,
हमने दूसरा तोपों का रुख हिंदुस्तान की तरफ किया, उनके साथ भी दो दो हाथ किए, तो उधर की फौज ने भी आज एक इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज की है। उस पर आते हैं, मगर पहले आपकी फौज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों की जो प्रेस रिलीज है आपकी फौज को डायरेक्टली मुतासिर करती है। इसलिए आज ये जो शो है ये हिंदुस्तानी फौज बमुकाबला पाकिस्तानी फौज पे है, मगर हिंदुस्तानी सियासत बमुकाबला पाकिस्तानी सियासत भी इससे अफेक्ट हो रही है, और यही आज का मुद्दा है। सी, आपकी जो फौज है, आपकी तीन सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, ये होता था बाय द वे, अयूब खान के आने से पहले ये होता था नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। नेवी पुरानी सर्विस है, फौज से ज्यादा पुरानी है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में पहले नेवी आई थी, फिर आर्मी आई थी, फिर एयरफोर्स तो इसी पिछले सदी में बनी थी। तो इसलिए अंग्रेजों के जमाने का जो कॉल था वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स था। पहले तो अयूब खान ने आके जो उसने डंडा किया, उसने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कर दिया, जिससे आर्मी की वो, क्योंकि खुद फौजी था, एक तो उन्होंने अपनी डोमिनेशन ज्यादा की। उसके बाद जब से लेकर अब तक ज्यादा इनके स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं। तकरीबन वही कोर कमांडर्स उसी आर्मी चीफ को वैसे ही इफेक्ट करते हैं। बीच में इनके यस नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है, कमांडर इन चीफ जो पहले होता था अब नहीं है, और सीएनसी होता था, अब उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। मगर वही नौ कोर कमांडर होते हैं, जो जब आर्मी चीफ बैठता है तो उसके राइट पे बैठते हैं, और वही 7-8 जो हैं उसके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं जो उसके लेफ्ट पे बैठते हैं। अब यही 9 कोर कमांडर और एक जो डीजीआईएसआई होता है और एक जो आर्मी चीफ होता है, ये जो 9-10-11 लड़के होते हैं, यही मुल्क चलाते हैं तकरीबन। ठीक है, और जो बाकी जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, सीजीएस होता है वगैरह, ये हम सबको पता है। अब नेवी और एयरफोर्स किधर है, वी डोंट नो, वी डोंट नो। अच्छी बात है कि वी डोंट नो, बिकॉज नेवी एंड एयरफोर्स छोटी सर्विसेज हैं, जरा ज्यादा टेक्निकल काम है उनके, उनका जो इक्विपमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो जरा ज्यादा सियासत काम और प्रोफेशनल अपने काम ज्यादा करते हैं। तो इसलिए आप वो जो कोर कमांडर जब, हाँ बाय द वे एयर चीफ भी मिलता है अपने अपने कमांडर्स से, उसके भी कमांडर्स हैं। नेवल चीफ भी मिलता है अपने कमांडर से, उसके भी कमांडर्स हैं। मगर वो जो एक जो तस्वीर छपती है हर महीने, वो उनकी नहीं छपती, क्योंकि वो कोई ऐसा फरमान नहीं जारी करता नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, ना होना चाहिए सियासत का। मगर ये लोग जो हैं ये फरमान जारी करते हैं। ये आदत इनकी किधर से बनी है, मैंने बता दिया, ये अयूब खान के जमाने से इनकी आदत बनी है। मगर इनकी एक और आदत बन गई है, ये तो खैर सियासत की आदत है, इसका उनके कुछ कह नहीं सकते। मगर इनकी एक और आदत बन गई है कि ऑपरेशनली भी ये एयरफोर्स और नेवी को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हमें ट्रीट करते हैं। अब जैसे 65 की जंग से लेकर 71 की जंग तक, 71 की जंग से लेकर सियाचिन तक, सियाचिन से लेकर कारगिल तक, बहुत बहुत क्रिटिसिज्म आया है दूसरी सर्विसेज से। और ये क्रिटिसिज्म किताबों के शेप में आया है, एसेस के शेप में आया है, एडमोनिशंस के शेप में आया है, कन्फेशंस के शेप में आया है, कि पाक फौज ने ज्यादातर जो डिसीजंस जंगी हालात में जंग के दौरान जो ली हैं, वो एयरफोर्स और नेवी को लूप इन और उनसे कंसल्ट किए बगैर ली हैं। अगर आपका कोई दोस्त है एयरफोर्स में या नेवी में, उससे जाके अभी फौरी तौर पे अभी व्लॉग रोकें, रोकने से पहले लाइक, शेयर, लिंक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, अपने दोस्त को, कजन को, बड़े भाई को, दादे को, फुप्पे को, चाचू को फोन करें और कहें कि वजाहत ये बकवास कर रहा है, क्या ये बात सही है कि 65 में और 71 में और कारगिल में एयरफोर्स और नेवी लूपटे नहीं थे? और आपको वो पहले तो वो बताएगा, फिर इस पे बहुत सारी किताबें हैं, जरूर पढ़ें। मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं शुजा नवाज साहब, उनकी किताबें कम से कम दो उन्होंने, कम से कम नहीं, दो ही जबरदस्त किताबें लिखी हैं, क्रॉस सॉर्ड्स एज वेल एज द बैटल फॉर पाकिस्तान। इन पे भी आप जाके इनको खरीदें या इनका पीडीएफ कहीं से ढूंढें और डाउनलोड करें, इनको खरीदें। डेफिनेटली पायरेटेड कॉपीज ना लिया करें, मगर जिधर से भी आप लें, डिजिटल लें या ऑडियो लें या जैसी भी लें, ये जरूर आपको दस्तावेजात के साथ आपको शुजा नवाज साहब और दीगर और लोग जो सर्विस में रहे हुए हैं, जिसमें एयरफोर्स के अफसर हैं, जिसमें नेवी के अफसर हैं, जिसमें फौज के अफसर हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि फौजियों ने आदत बनाई थी कि जंगों में आर्मी ने नेवी और एयरफोर्स को लूप नहीं करना, इसलिए इनकी पिटाई हुई है। पार्शली ये रीजन है। इवेंचुअली यस, टैक्टिकल जो है पीएफ की, अगर आप सर्विस रिकॉर्ड देखें तो पीएफ की टैक्टिकल जो है बहुत सारी विक्ट्रीज हैं, पीएफ ने बहुत मुल्क के लिए सर्विस की है।
बनिस्बत फौज और नेवी के जिन्होंने बहुत लॉसेस लिए हैं, पीएफ हैज एंडेड अप सेविंग द आर्मीज बैक साइड वंस इन अ व्हाइल एंड द नेवीज बैक साइड वंस इन अ व्हाइल। मगर एनीवेज, आज ये आपके लिए लेक्चर नहीं है कि मैं आपको 71 के स्क्रू अप्स या 99 कारगिल के गूफ अप्स बताऊं। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाह रहा हूं कि 3 सर्विसेज होती हैं जनाब। तकरीबन दुनिया की हर जो अफवाज हैं, जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनमें 3 सर्विसेज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अमेरिका की एक चौथी है, मरीन्स। हमारी भी मरीन्स हैं और बिल्कुल फारिग हैं, उन पर कभी और बात करेंगे, मगर वो एक नेवल कंपोनेंट होती हैं, तो उसकी बाद में बात करेंगे। मगर इन 3 सर्विसेज के लिए एक जॉइंट स्टाफ डायरेक्टरेट पाकिस्तान ने बनाई तो हुई है, जिसके जो चीफ हैं, वो चेयरमैन हैं, वो उनका नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। वैसे तो मैं मिला हुआ हूँ, पढ़े लिखे आदमी हैं, जबरदस्त किस्म का उनका सर्विस रिकॉर्ड रहा है, डीजीएमओ हैं। मगर हर जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ की तरह ये साहब भी खाली फीतियां काटते हैं। सुबह उठते हैं, शेव वेव करते हैं, मुझे अच्छी है उनकी, शेव वेव करते हैं, दंड पता नहीं मारने वाली उनकी जान है या नहीं है, अपनी केन लेते हैं और जाते हैं, पूरा दिन फीतियां काटते हैं। इसके लिए उन्होंने उन्हें रखा हुआ है। एक दो और उनके इंपॉर्टेंट काम है, उसके बारे में भी कभी और शो करेंगे। वो जो न्यूक्लियर कमांड हमारी अथॉरिटी है, वो उस पे है। मगर आज ना नूक्स पे शो कर रहे हैं, ना किसी और पे। आज फिर मुद्दा आज का वही है कि हिंदुस्तानियों से पाकिस्तानी दोस्ती क्यों करना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप फीतियां काटते हुए, एयरफोर्स को आउट ऑफ द लूप रखते हुए, नेवी को आउट ऑफ द लूप रखते हुए, अपने फरमान जारी करते हुए और अपने नमाज जनाजा पढ़वाते हुए आप बिजी हैं, राइट। मगर जो दूसरी जानिब जो एक फौज है, वो इवॉल्व कर रही है। दे हैव मैनेज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव। और उनका जो ट्राई सर्विस मॉडल है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनका जो मॉडल है, उसके बारे में आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकली है। इस रिपोर्ट के जो मुसन्निफ हैं, आज का बाकी शो उनके साथ इंटरव्यू पे है, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। ये बहुत जरूरी रिपोर्ट है पाकिस्तान के लिए समझना, मगर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें। जो हिंदुस्तानी है, प्रेस रिलीज में कहा है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, अपने जो 17 कमांड जो हैं उनके, जैसे आपके 9 कोर हैं और बाकी जो एयरफोर्स के कमांड है और नेवी के कमांड हैं, तो उनके भी ओवरऑल 17 कमांड हैं, वो थिएटराइजेशन कर रही है और इन 17 कमांड्स को 3 कमांड्स में मुश्तमिल कर रही है। एक कमांड पाकिस्तान के लिए है, एक कमांड चाइना के लिए है और एक कमांड जो है वो बहरिया के लिए, नेवी के लिए है। अच्छा, ये बेसिकली इसका मतलब है कि इंडियंस ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 3 प्रिंसिपल्स पे: जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन एंड थिएटराइजेशन। ये जो इनके जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो इनके जनरल, सॉरी, सीडीएस जो हैं इनके, अनिल चौहान, उन्होंने बोला है कि जो थिएटराइजेशन है वो एक फंडामेंटल चेंज है, एक बेसिक चेंज है इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में। वो कहते हैं कि थिएटराइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ट्राई सर्विस थिएटर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स अलोंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अंग्रेजी बहुत बोलते हैं हमारे हिंदुस्तानी दोस्त, मतलब क्या है, हमें भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। हमने अपने दोस्त स्नेहिश एलेक्स फिलिप से पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। 2 मिनट में वो इंटरव्यू शुरू हो रहा है, मगर फिर भी बात मेरी समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये थिएटर में करते क्या है भाई? एक थिएटर होगा, पूरा इनकी आधी फौज जो है, इनकी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेगी, एक पूरा जो वेस्टर्न इनका है, और एक जनरल के नीचे देखेगी, ये 4 स्टार जनरल होगा। एक और इनकी जो दूसरी जो फौज है, बाकी आधी जो फौज है और एयरफोर्स, वो देखेगी चीन की तरफ, वो भी एक 4 स्टार जनरल या एयर मार्शल चलाएगा। और जो इनकी बहरिया है, जो इनकी नेवी है, वो देखेगी इंडियन ओशन की तरफ। अब जो पाकिस्तान वाला जो थिएटर है, वो जो 4 स्टार चलाएगा वो जयपुर से चलाएगा। जो चाइना वाला थिएटर है, वो भी एक 4 स्टार जनरल चलाएगा, वो लखनऊ से चलाएगा। और जो ओशियानिक थिएटर है, जो नेवल थिएटर है, वो एक एडमिरल चलाएगा और वो गोवा के पास से चलाएगा। आर्मी का 4 स्टार और एयरफोर्स का 4 स्टार बारियां लेंगे पाकिस्तान का थिएटर चलाने में। एक तो इससे क्या होगा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दफ्तर है वो रिडंडेंट हो गया है ऑलरेडी। सीडीएस जो इंडिया ने 3-4 साल पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो रोल तश्कील दिया, एक तो उससे रिडंडेंट हुआ है, और दूसरा अब और 4 स्टार्स के आने से पावर जर्नैलों की डाइल्यूट और हो गई है। इंडिया का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा पावरफुल था, मगर इंडियंस ने देख के अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक क्लरिकल बाबू बना दिया है, जो उसका काम है, क्योंकि वो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो स्टाफ का चीफ है, वो ऑपरेशनल कमांडर नहीं है। इसलिए शायद, क्योंकि ये जो एक मुहिम है कि अब जो दुश्मन है, और इंडिया के दुश्मन में पाकिस्तान और चीन काउंट करते हैं, लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई आर वी बीटिंग अराउंड द बुश। तो अब उन्होंने आधी फौज और एयरफोर्स पाकिस्तान की तरफ, आधी फौज और एयरफोर्स चाइना की तरफ इंटीग्रेट करके, ब्यूरोक्रेसी खत्म करके, रेड टेप खत्म करके 2 4 स्टार्स को दे दी है। और नीचे जो ओशियानिक है वो उन्होंने अब एक जो उनका वो फ्रंट है, नेवल फ्रंट है, वो उन्होंने एडमिरल को दे दिया है। इससे क्या होता है जी? इंटीग्रेशन होती है। इससे क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी कम होती है। इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को खतरा ज्यादा होता है। ये जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है हर थिएटर की, इसमें आपको वक्त कम, परमिशंस कम, और हमला करने का ज्यादा वक्त और औजार और फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी मिलती है। ये फर्क हो गया है इन दोनों फौजों में। तो आप जो हैं, आपके आईएसपीआर के पास खाली नमाजें पढ़ाने का वक्त है, उनके आईएसपीआर के पास बहुत ज्यादा वक्त है, क्योंकि वो काम जो हैं वो अलग काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमको पहले खुद अपने आप को भी समझना होगा। आज का जो बाकी का शो है वो इसीलिए है क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी जो अफवाज उन्हें ये हमसे पहले, ये हमें तो आज समझ आ रहा है, आपको मुझे, मगर इनको पहले से समझ आ रहा है। इसलिए इन्होंने बिलावल को जो है भेजा नमस्ते करवाने इंडिया एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे। इसलिए इन्होंने, बाजवे ने अजित डोवल और बाकियों के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी की और सीज फायर किया। क्लियरली इन्हें समझ आ गया है कि खुद उन्होंने, बाजवे ने बोला हुआ है कि हमारे जो टैंक है उनको जंग लग गया है, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। क्लियरली पाकिस्तान इज वीक, और इस चीज की जो तस्दीक है वो इमरान खान ने खुद भी की है कि बाजवा ऐसी बातें करता था। अब ये शायद इसलिए है क्योंकि वो वाली फौज तो थिएटर जो है, एक थिएटराइजेशन की तरफ जा रही है, ऑपरेशनल थिएटर जिसे कहते हैं, या थिएटर ऑफ वॉर। आप जो है वो ड्रामा थिएटर कर रहे हैं, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व कर रहे हैं, सियासी थिएटर, सियासी ड्रामा आपने खेला हुआ है। तो उनका जो थिएटर है वो फौजी थिएटर है, आपका जो थिएटर है वो मिरासियों वाला थिएटर है। शायद इसलिए अगर आप कम वक्त स्पेंड करें, ये बाकी जो हरकतें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिन्हें स्कूल में हमारी टीचर, आज मैंने अपना ग्रामर स्कूल की शर्ट इसलिए पहनी थी इसी लाइन के लिए, हमारी जो मिसेस मुजाहिद होती थी ग्रामर स्कूल में, वो कहती थी कि अगर पढ़ाई छड़ाई नहीं आती तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कम कर दो ताकि पढ़ाई बेहतर हो जाए। वक्त जो है तुम्हें, यूर एक्चुअली हियर टू स्टडी, तो अपना ये क्रिकेट श्रिकेट और बाकी जो हरकतें कर रहे हो ये कम कर दो। मगर मैं ऑब्वियसली कभी किसी की बात नहीं सुनी मगर जब बात सुनी तो फिर बहुत आगे चला गया। शायद ये भी वही एडवाइस ले लें कि अगर पढ़ाई छड़ाई नहीं आती, जो आपका एक्चुअल काम है, जिसलिए आप जिसकी आप एक्चुअली आप फीस देते हैं, हम आपको फीस देते हैं, आप किसी को नहीं देते, तो जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको काम कर दें। मगर ना मैंने एडवाइस सुनी मिसेस मुजाहिद की, और ना हमारे मुजाहिद किसी की एडवाइस सुनते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कीप थिंग्स फोकस्ड on the military. What are the implications of Pakistan with India's new theaterization? Is this why the Pakistanis are pushing for peace with India? अब चलते हैं मेरे इंटरव्यू पे। स्नेहिश एलेक्स फिलिप फॉर द प्रिंट हैज डन दिस रिमार्केबल स्टोरी, एंड बाय द वे, ये जब मैंने स्टोरी पढ़ी, आखिरी बात बोलूंगा, तो जब मैंने स्टोरी पढ़ी, स्नेहिश की स्टोरी, फिर मैं ट्वीट करके सो गया। फिर मैं सुबह उठा तो मेरे सर में एक, दिमाग में एक गाना चल रहा था, वो पुरानी एक फिल्म है अमर अकबर एंथनी, तो उसका मशहूर गाना है एक कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। तो वही वाली बात है कि जो ट्राई सर्विस मॉडल है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, अमर अकबर एंथनी, द इंडियंस हैव perfected it, or at least are trying to perfect it. कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। आज इंडियन आर्मी, जो इंडियन सीडीएस है, उसने भी यही कहा है कि ये अभी शुरुआत है, अभी पार्टी शुरू हुई है। ये इंडियन सीडीएस कह रहा है, आपकी पार्टी कब शुरू होगी सर्स? ये आज मेरा आपके लिए सवाल और जवाब। आप तो मुझे जवाब नहीं देते, तो हम बॉर्डर के उस तरफ चलते हैं और स्नेह से बात करते हैं कि पाकिस्तान की पार्टी कब शुरू होगी। द इंडियंस हैव किक्ड थिंग्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ थिएटराइजेशन। पाकिस्तान पे अब क्या इफेक्ट होगा? आए मेरे साथ। सो लेट्स पिवट टू
दिल्ली एंड दिल्ली में मेरे पुराने दोस्त मेरे colleague Snesh Alex Philip, the deputy editor of the print, who has done a fantastic story about the Indian military's new reorganizational structure. How will this affect this new theater style of war? How will this affect operations? Snesh, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस बिल्कुल ठीक चंगा सी। अच्छा, गुड यार, थैंक यू फॉर स्टेइंग लेट। मुझे पता है रोटी का वक्त हो गया दिल्ली में, इधर न्यूयॉर्क में नाश्ते का वक्त हो गया, मगर भूख तुम्हारी कहानी ने मेरी भूख उड़ा दी है। बिकॉज इनफैक्ट मुझे सुबह से ना, जब से मैंने पढ़ी, एक ही वो गाना याद आता है। जो कौन सी फिल्म थी, अमर अकबर एंथनी का गाना आता है कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। होनी को तीन अनहोनी कर दे। तीन जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, एंथनी। वो तो इंटरफेथ और उस पे गाना है, मगर ये इंटर सर्विसेज पे तुम लोगों ने अब ये गाना पाकिस्तान की फौज को गवा दिया है। व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? हाउ आर दीज थ्री इंटर सर्विसेज नाउ going to collab, are going to work together under this new structure? What is a theater command structure? What's the difference for India specifically? See, it's going to be, a few years back, India had appointed the CD as the Chief of Defense Staff. That was a big move. And now this theater command is going to be the biggest military reform that the country will see in its history, actually, in terms of in its military history. The last big reform that took place was when during the time of General Sundarji, when you, of course, you had the creation of the various other arms, mechanized infantry and stuff like that. But now, till now, what has happened in India is how the Indian military is shaped is that the army has 7 commands. You have the Northern Command, which looks after Jammu and Kashmir and with the borders with China. Then you have the Western Command, then you have the Southwestern Command and Eastern Command, things like that. Along with that, the Air Force also has 7 commands. Then you have the Navy, which has its 3 main commands. So in all together, there are 17 commands that the Indian military has. All run by 3-star generals? All run by 3-star generals and equivalent ranks in the other 2 forces. Now, you also have 2 integrated commands that we have. One is, of course, the Andaman and Nicobar Command, and then the other one is the Strategic Forces Command, which looks after India's nuclear arsenal. Sure. So the plan now is to cut down all these 17 commands, into 3 basic structures. Okay. And these structures would be based on the geographical boundaries of India. So you will have a Western Theatre Command, an integrated command with their headquarters in Jaipur that will look after the entire length and breadth of the borders with Pakistan. Got it. So you have a dedicated theater with integrated army, integrated Air Force assets, integrated missile systems, integrated logistics that would be catering, looking after the front with Pakistan. Similarly, you will have another theater which will look after the northern neighbor, that is China. So if, like, for example, I'll give you an example of China. If tomorrow there is some sort of a conflict that happens in China, remember that there are 3 different commands right now which will come into play. That is the Northern Command, because the Ladakh happens to be under the Northern Command. Then you have the Central Command of the Indian Army that will come into play. And then you have the Eastern Army Command also that will come into play. And then not to forget the different Air Force commands that will come into play. So now with this theater, you will have one single authority with the entire fleet of infantry, tanks, armored, missiles, aircraft, fighters, helicopters, under one authority, which will look after the entire length and breadth of the borders with China. And then you have the third one, which is the Maritime Theatre Command that will look after the entire maritime and coastal interest of India. And this would be based in Karwar, which is near Goa, as my story says. Right. So this is basically a sort of a housekeeping exercise. Every military does it, keeps on trying to integrate and make things more efficient. I understand that the Sundarji doctrine, remember you mentioned General Sundarji,
that proved to be a little wonky, especially during the escalation of the early 2000s. वो जो तुम लोगों ने फौज भेजनी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें 1.5-2 महीने लग गए, बीच में कॉलिन पावल आ गया, मुशर्रफ ने पीस डिक्लेयर कर दिया, ऑलिव ब्रांच दे दी. There was a lot of pushback from the Indian military कि ये this is too wonky a structure. वो उधर से वो यूपी से फौजें आ रही थी, जब तक वो बॉर्डर पे पहुंचती पाकिस्तान के साथ तो पीस हो गया था. That's when in the late 2000s you guys developed the cold start doctrine. Now, not that this is a different doctrinal exercise, but it seems that it's a reorganizational structure. So India का तो समझ आता है कि तुम लोग बैठते हो साथ साथ और हर वक्त reorg करते हो. But now मेरे मुल्क की जरा 2 मिनट बात करो. What's going to be the difference if you're a Pakistani general or admiral or air marshal watching this happen? What do you think? How are you wargaming now? Now, I want you to, you've worked in Pakistan, Snesh. You've covered Pakistan. You know how the military thinks. What are the implications of the Pakistani military? See, as far as the implications for Pakistan is concerned, is that now you have a cohesive unit which is fighting with Pakistan. So if tomorrow there is a battle, or if there's a conflict, or let's say if there's a Kargil-like conflict, you will probably not have a limited number of personnel fighting it in limited area. The entire theater opens up. So the theater commander has the multiple options at play. For example, right now, if something happens in the northern command, which looks after the LC, he has only the infantry at his disposal. Then he has to seek the permission. He has to seek in plans. With the MO directorate, the army headquarters come into play. There are different things that come into play. But here you will have just integrated units which are in defensive as well as in offensive positions all along the border, having just one cohesive authority that will take the call. And remember that in this new system, eventually what will happen is that these theater commanders will report to the CDS. The CDS will be the operational commander. They will not be reporting to the service chiefs. The service chiefs, for example, will actually be that, if, for example, a lot of people, miss out the point. We say army chief general. But if you see, the correct designation for him is chief of army staff. It's a staff appointment, right? Not exactly an operational appointment, but then he is the army chief. So now the operational command of the theater theaterization, the theater commanders will report to the CDS. The chiefs, that is the army chief, the navy chief, and the air force chief, will look after training, raising basically the sustenance issues as far as the military is concerned. Wow. And as far as the theater commanders are concerned, Snesh, your story also pointed out that the theater commanders honge, these are going to be 4-star generals, correct? See, that is the eventual plan right now. Is that this theater commander CDS is a 4-star officer. There's an issue with making it a 5-star office. I would generally say that the CDS office should have been a 5-star general or a 5-star air marshal or an admiral. But as of now, so the CDS is a 4-star chief. The service chiefs are anyways 4 stars, and the theater commanders will also eventually become 4 stars. So that's what is being thought about as of now. But yes, the theater commanders will eventually be 4 stars. See, I wanted to talk about China actually as to end this show, because China is the dragon in the room. But I want to ask one more question, especially from a Pakistani perspective, because we've been seeing the Indian military reform consistently, besides win from across the border. We've also been seeing it reform. Now, this CDS post, for example, when it came across, Chief of Defense Staff post, was seen as quite interestingly as a political development from Prime Minister Modi's part. He was quite close to the last army chief. The last army chief, Bipin Rawat, was quite vocal in his support for this was very, very, I guess you can say, it was unusual for an Indian army chief to be so politicized. And yet, from the print to everybody else, a lot of people commented on this, that this is not usual. Perhaps Bipin Rawat got awarded for that with the CDS positioning. But now, besides the politics, this is actually becoming an operational
exercise as well. Now, the Pakistanis, as you know, you've served in that country, you've worked in that country. The Pakistanis put a lot of money and a lot of effort, a lot of capital in the office of the Chief of Army Staff. जो Chief of Army Staff है, वो हर चीज है. वो Chief Justice भी है, वो Chief of Army Staff भी है, वो शायद Navy का भी Chief है, right? क्योंकि वो PM भी है, President भी है. Right? You said it, I did it. You said it, I didn't. मुझे मरवा देगा. मगर bottom line ये है कि what are the lessons that can be learned in terms of organizational structure or reorganizational structure from across the border? तुम लोगों का क्या process है जिसमें तुम लोग बार-बार अपने, मैं नहीं कह रहा कि you're cutting your generals down to size, absolutely not. तुम लोग तो अपने generals को empower कर रहे हो, और in fact तुम लोग और generals बना रहे हो, और admirals बना रहे हो, और लोगों को 4 सितारे दे रहे हो, right? You guys are actually putting more accolades on your officers, not less. So what are the lessons to be learned from the Pakistani side for reorganizing their OBAT as well as their military structures? See, I think, for the Pakistani side, is the Pakistani military that can take the best call. You are the expert when it comes to Pakistan, what the lessons that Pakistan can take. I think it's too early also to take lessons from India. As I, in my story says that one of the most likely option is that the first theater command that will come up, the Jaipur-based one, which will look after the borders with Pakistan, would be a test bed, in the sense that, one will really have to wait and see, what are the challenges, what are the systematic changes that needs to be done. But this process is going to be fast-tracked. Now, as far as the earlier comment regarding the politicization of the office of the CDS, the position of the CDS was always meant to be operational. So when the CDS was first appointed, I still remember, I'd met someone within the establishment and spoke to them, and remember at that time, I'd mentioned that eventually, this was way back when the CDS position was set up, 2020, 19 and 20. I still remember I did a story saying that the CDS eventually will become a operational commander of the Indian military and not the service chief. And this is exactly what is happening. So there was a plan. Yes, the plan was delayed. The plan, the army, as you know, cover the defense. Everybody likes their own turf. There's a turf battle that happens. Everybody wants to protect the turf. It's the same thing that happened here also. You had the Army, Navy, and the Air Force not been on the same page per se. The Air Force actually has publicly gone ahead and spoken out against the theater command. The structure of the theater command initially, if you remember for the viewers, initially India was supposed to have 5 theater commands. Now it has been cut down to just 3 commands. So these are interesting times. And as I said, that there's a lot of reforms which is happening in the Indian military. The creation of the post of the CDS, the Agnipath scheme, which will have large-scale ramifications on the future of the way that the Indian military fights and operates, and now this theater command. So there are 3 big defense reforms that this government has initiated as far as the Indian military is concerned. Snesh Alex Phillip, I'll have to leave it there, man, with regrets, but I do want to follow this up because this is such a long arcing story with so many implications, especially we left the dragon in the room, unleashed, the China factor. अब पहली बार हिस्ट्री में तो नहीं, दूसरी बार एक्चुअली फिर से तुम दोनों की जो फोर्सेस हैं, तुम लोगों की और चाइनीज फोर्सेस हैं, फेस ऑफ कर रही हैं. Pakistan's watching this from its own lens. And for the first time in a long time, not since the 60s, are we talking about a 2-front war possibility for India. कि उधर से पाकिस्तानी आ जाएं, उधर से Chinese आ जाएं. So, I always say 2.5 front actually. बीच में कश्मीर भी है, where the proxies also get activated. मुझे पता था तुमने डालना था ये अपना proxy वाला. तुम लोगों के तो खाना नहीं हजम होता proxy war पे की बात किए बगैर. I'm going to tell you a story about proxy wars. The next time we do this, we got to do this again, and we got to do this soon. Excellent story. Snesh Alex Phillip is the deputy editor of the print, a must-read story. The URL of the story is in my description. Snesh, I'll let you get back to work, get back home. It's late in Delhi. Thanks for being here, my friend. Thank you so much, Lala. Take care.